हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के शिक्षा संबंधी सुधार व सामाजिक सुधारों के बारे में बताऊंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शिक्षा संबंधी सुधार। बेंटिक ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नीति को निर्धारित किया। 1813 ईस्वी के चार्टर में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से 1 लाख रुपया व्यय करने का आदेश दिया। पिछले 20 वर्षों में इस दिशा में किसी नीति का निर्धारण नहीं हुआ था। बेंटिक ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना। शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस प्रश्न पर 2 विचारधाराएं थीं। पहली प्राच्यवादी विचारधारा थी, जिसके समर्थक विल्सन थे। इस विचारधारा में प्राच्य भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन किया गया और वे चाहते थे कि प्राच्य भाषाओं हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी के विकास एवं प्रसार पर इस धन को व्यय किया जाए। दूसरी विचारधारा पाश्चात्य समर्थक थी, जिसका प्रमुख ट्रेवेलियन था। ये लोग चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और धन पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार पर व्यय किया जाए। बेंटिक ने इस विवाद को हल करने के लिए मैकाले को शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मत दिया। बेंटिक ने मैकाले के मत को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि सरकार केवल अंग्रेजी तथा विज्ञान की शिक्षा पर धन व्यय करेगी। बेंटिक के इस कार्य निर्णय का तत्कालीन समाज सुधारक राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। इस निर्णय के दूरगामी परिणाम हुए। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बेंटिक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना था, जिससे भारत में पाश्चात्य स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा प्रारंभ हुई। सार्वजनिक कार्य। बेंटिक ने यातायात तथा कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने यातायात की सुविधा के लिए पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई तथा नवीन सड़कों का निर्माण कराया। कलकत्ता से दिल्ली मार्ग की मरम्मत कराई गई और आगरा से बम्बई जाने वाले मार्ग का निर्माण आरंभ किया गया। लॉर्ड मिंटो के समय नहरों के निर्माण की योजनाएं बनाई गई थीं। उन पर बेंटिक के काल में कार्य आरंभ किया गया और आगरा प्रांत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आरंभ हुआ। बेंटिक ने जल यातायात के विकास के लिए भी कार्य किया। कलकत्ता से इलाहाबाद तक स्टीमर गंगा नदी में चलने लगे। बेंटिक चाहता था कि भारत और इंग्लैंड के मध्य समुद्री यात्रा 2 माह में पूरी हो जाए। इस उद्देश्य से उसने लाल सागर से सुएज तक एक स्टीमर भेजा था। सुएज और लंदन के मध्य भी यातायात स्थापित करने का प्रयास किया गया। सामाजिक सुधार। बेंटिक का नाम सामाजिक सुधारों के लिए भारतीय इतिहास में अमर है। वह इंग्लैंड की तत्कालीन उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था, अतः इन सुधारों के करने में वह मानवीय कल्याण की भावना से प्रेरित हुआ था। इस कार्य में उसे राजा राममोहन राय तथा अनेक प्रबुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त हुआ। किसी गवर्नर जनरल ने आंतरिक समाज सुधार का कार्य करना अपना कर्तव्य नहीं समझा था। भारतीय समाज में कुछ ऐसे दोष आ गए थे जिनका सुधार करना बेंटिक ने अपना कर्तव्य समझा। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा हिंदू समाज में कलंक थी। पति की मृत्यु पर पत्नी को उसकी चिता में जला देना एक ऐसी निंदनीय परंपरा थी जिसके विकास तथा प्रचलन के बारे में बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है। यह अमानवीय परंपरा इस समय बंगाल में अत्यंत विकृत तथा व्यापक रूप प्राप्त कर चुकी थी। इसका कारण कुलीन प्रथा थी, जिसमें अत्यंत वृद्ध और मृत प्राय कुलीन व्यक्ति के साथ अनेक अबोध बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। बेंटिक के पहले के गवर्नर जनरल इस निंदनीय प्रथा के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने हिंदू रिवाज में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।
मुगल काल में यह प्रथा थी और कहा जाता है कि अकबर ने इसे रोकने का प्रयास किया था। अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी इसे रोकना चाहता था, लेकिन यह प्रथा चलती रही क्योंकि उन लोगों को दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई थी जो सती प्रथा को प्रोत्साहन देते थे। कंपनी की सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी। ईसाई मिशनरियों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। वह समझते थे कि हिंदू धर्म की निंदा करने से उन्हें ईसाई धर्म प्रचार में सहायता प्राप्त होगी। 1803 में विलियम केररा ने लॉर्ड वेलेजली का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया। वेलेजली ने सदर निजामत से इसके बारे में सलाह मांगी। अदालत ने राय दी, अगर कोई स्वेच्छा से सती हो रही हो तो उसे रोका ना जाए। गर्भवती या ऐसी स्त्री जिसके छोटे बच्चे हों उसे सती ना होने दिया जाए। संचालकों ने एमहर्स्ट से सती प्रथा से रोकने के लिए कहा था, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध की संभावना के कारण उसने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यह व्यवस्था अवश्य की गई थी कि सती होने के समय पुलिस शमशान में यह जानने के लिए अवश्य पहुंच जाती थी कि उस स्त्री को बलपूर्वक तो जलने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। बेंटिक के समय इस प्रथा का स्वरूप इतना व्यापक हो गया था कि एक वर्ष में ही 463 स्त्रियां सती हुईं। बेंटिक ने पहले भारतीय जनमत, विशेष रूप से भारतीय सैनिकों की भावनाओं का आकलन किया और इससे संतुष्ट होकर कि उनके विरोध की संभावना नहीं थी, उसने 1829 ईस्वी में एक अधिनियम द्वारा सती प्रथा को मानव हत्या और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। इस आदेश का कुछ कट्टर हिंदुओं ने विरोध किया और प्रिवी काउंसिल में इसको चुनौती दी, लेकिन राजा राममोहन राय द्वारकानाथ टैगोर का समर्थन होने से उनका पक्ष दुर्बल हो गया और प्रिवी काउंसिल ने अपील अस्वीकृत कर दी। 1830 ईस्वी में इस कानून को बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों में लागू कर दिया गया। ठगों का दमन। बेंटिक का दूसरा सराहनीय कार्य ठगों का दमन था। उत्तर तथा मध्य भारत में ठगों के उपद्रव के कारण मार्ग आरक्षित हो गए थे। वे प्रायः गिरोह में चलते थे। इन गिरोहों में हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित थे। स्थानीय जमींदारों तथा सामंतों से उन्हें संरक्षण प्राप्त होता था। वे काली के उपासक होते थे और मार्ग में यात्रियों को धोखे से या बलपूर्वक मारकर उनका धन आदि लूट लेते थे। इनका संगठन सुगठित था। उनकी अपनी संकेतात्मक भाषा तथा प्रशिक्षण केंद्र थे। मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए बेंटिक ने योजनाबद्ध तरीके से इस अभिशाप को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने यह कार्य कर्नल स्लीमैन को सौंपा और अधिकारियों से ठगों की कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई। ठगों को दंड देने के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए। स्लीमैन ने विभिन्न ठग गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई की और 1830 से 1835 के मध्य लगभग 2000 ठगों को बंदी बनाया। उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया गया। बेंटिक ने उनके लिए जबलपुर में सुधार केंद्र स्थापित किया, जहां लगभग 500 ठगों को भेजा गया। नर बलि का निषेध। उड़ीसा की कुछ जनजातियां देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दिया करती थीं। बेंटिक ने इसके दमन के लिए कठोर उपाय किए। नर बलि करने वाले व्यक्तियों को हत्या का अपराधी मानकर मृत्युदंड दिया जाता था। कुछ समय बाद यह प्रथा समाप्त हो गई। हिंदू उत्तराधिकार में संशोधन। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था तो उसे पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। 1813 ईस्वी के पश्चात भारत में अनेक ईसाई धर्म प्रचारक ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों के संपत्ति अधिकार की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बेंटिक भी ईसाई धर्म के प्रचार का
पक्षपाती था, अतः उसने एक नियम पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को पैतृक अधिकार में सुरक्षा प्रदान की गई। बेंटिक बड़ा ही उदार तथा प्रगतिवादी सुधारक था। प्रेस के मामले में वह बड़ा उदार था। उसका कहना था कि प्रेस को सभी विषयों पर सच्चाई के साथ टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। उसने सरकारी कर्मचारियों को समाचार पत्रों में अपने विचार प्रकट करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी थी। 1835 में उसने प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया। उसके काल में प्रेस प्रायः स्वतंत्र रहा।